माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री है, तो बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार की जनता ने उन्हें नेता माना है। बिहार की जनता कल किसको नेता मानेगी, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। ये कोई नज़दीकियों का मुद्दा नहीं है और ना ही हमारा कोई भाजपा के साथ मतभेद है। हमारा नहीं, जातीय जनगणना पे तो मतभेद साफ तौर पे दिख रहा है ना। नहीं, आप कह रहे हैं जरूरी है, वो कह रहे हैं देश को जरूरत नहीं है। नहीं, देश को तो बिल्कुल जरूरत है, तो यहीं पे मतभेद हो गया ना। बिल्कुल जरूरत है। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप मत कराइए ना, क्योंकि जब 2011 में जो जनगणना की गई उसका 12 साल पे जब आप रिपोर्ट नहीं प्रकाशित किए हैं, तो जब अब भी जनगणना होगी पता नहीं वो रिपोर्ट आते कई साल लग जाएंगे। 15 साल में उन्होंने बिहार को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। जो मांगे हमारी पहले से ही थी उस मामले को वो कैच करते हैं और फिर वो लाइमलाइट होते हैं। 72 घंटे के अंदर पैदल यात्रा करने का वो अनाउंसमेंट करते हैं, फिर पोस्टपोन करते हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बात भी कही जा रही है कि एनडीए में अगर इस तरह की बातें कही जा रही है कि अगर दूरी बढ़ती है और आरजेडी से नजदीकियां बढ़ती है तो जातीय जनगणना इसके पीछे होगा। इस मसले पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रदेश सचिव सागरिका चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जातीय जनगणना की बात बिहार में हो रही है, क्या लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं इस मामले को टरकाने की कोशिश कर रही है? उनके नेता तो कह रहे हैं कि देश को जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। पहली बार जातीय जनगणना 1931 में हुआ था जी, और उसके बाद देश आज़ाद हो गया और हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। दो क्या गए, 3 टुकड़े हो गए, 2 देश बन गए। एक पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। जिसमें 1931 में जनगणना हुई थी उस समय देश की आबादी करीब 30 करोड़ थी। आज हमारे देश की आबादी करीब 130 करोड़ एबव भी है, एबव भी कहेंगे। तो ऐसे में जातीय जनगणना की अगर बात उठाई जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, तो ये बिल्कुल ही जेन्युइन मुद्दा है। तो बीजेपी इसे जेन्युइन क्यों नहीं मान रही? क्योंकि अगर सरकार के पास एक्यूरेट डाटा होगा तो इतने सारे स्कीम, हजारों स्कीम्स चल रहे हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, फिर भी हमारी गरीबी खत्म नहीं हो रही है। गरीब को आज भी ना पानी मिल रहा है, ना बेसिक उनके रिक्वायरमेंट्स मिल रहे हैं, ना घर मिल रहे हैं। तो इसकी वजह जो है कहीं ना कहीं आंकड़े ही हैं। अगर हमारे पास आंकड़े होंगे कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं, तो सरकार, राज्य सरकारें जो है, राज्य सरकारों को अपनी योजनाओं को बनाने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जातीय जनगणना अगर होगी तो इससे जाति के बीच में नफरत बढ़ जाएगा, जातीय प्यार कम हो जाएगा। ये कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता बयान दे चुके हैं बिहार के। पता नहीं किस ग्राउंड पे इस तरह के स्टेटमेंट आने हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारे देश में जितनी जातियां उपजातियां हैं, ये तो आंकड़े एक देश के पास तो होनी ही चाहिए ना कि एक्चुअल में उनके पास कितनी जातियां हैं। जब 1931 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय कहा गया था 500 कुछ जातियां हैं। और जब मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट आया था तो उन्होंने कहा था कि करीब 4000 के करीब आसपास जातियां हैं। उसके बाद 2011 में भी जातीय जनगणना हुई है, ये सबको पता, आप सबको भी पता है कि जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, करीब 12 साल होने जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, 12 साल हो गए, कम से कम उस आंकड़े को ही अगर आप पब्लिश कर देंगे तो उस पे एक अनुमान लोगों को लग जाएगा कि हमारी जो जनसंख्या 130 करोड़ की, आखिर उसमें किन किन लोगों की संख्या जाती है। चलिए ठीक है, अगला सवाल पूछ लेते हैं कि देखा जा रहा है कि जातीय जनगणना पर नीतीश जी और तेजस्वी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ठीक है, और बीजेपी के विचार जो जातीय जनगणना को लेकर हैं और आपके जो विचार हैं, तो क्या लगता है कुछ सियासी उलटफेर बिहार में हो सकता है? नहीं, ये सियासी मुद्दे तो बिल्कुल ही नहीं है। ये मुद्दा तो बहुत ही जेन्युइन है। ये हमें, आपको, सरकार को, सबको पता होना चाहिए कि किस राज्य में किस मतलब जो जनसंख्या हमारी है, किनकी कितनी जनसंख्या है। जब हम प्राचीन काल में जाते हैं, जब ऋग वैदिक काल में जाते हैं, तो वहाँ लोग जनसंख्या को
इम्पोर्टेंस दिया और वो उन्होंने वैदिक काल में जनसंख्या जातियों की, हर एक जाति की जनगणना की किया गया कि कौन किस गांव में कितनी जनसंख्या है। तो फिर आज हम आधुनिक युग में आकर, हम 21वीं सदी में आकर भी हम जातीय जनगणना को लेकर इतना मतभेद क्यों? अच्छा, तो अब क्या लगता है आपको कि नीतीश जी और तेजस्वी की नजदीकियां नहीं बढ़ रही हैं? देखिए, ये कोई नज़दीकियों का मुद्दा नहीं है और ना ही हमारा कोई भाजपा के साथ मतभेद है। हमारा नहीं, जातीय जनगणना पे तो मतभेद साफ तौर पे दिख रहा है ना। नहीं, आप कह रहे हैं जरूरी है, वो कह रहे हैं देश को जरूरत नहीं है। नहीं, देश को तो बिल्कुल जरूरत है। तो यहीं पे मतभेद हो गया ना। बिल्कुल जरूरत है और हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप मत कराइए ना, क्योंकि जब 2011 में जो जनगणना की गई उसका 12 साल पे जब आप रिपोर्ट नहीं प्रकाशित किए हैं, तो जब अब भी जनगणना होगी पता नहीं वो रिपोर्ट आते कई साल लग जाएंगे। तो ऐसे में केंद्रीय सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि आप उसी रिपोर्ट को प्रकाशित कर दें। तो कुछ और सवाल आपसे पूछ लेंगे कि नीतीश जी की पार्टी से आप हैं, उन पर लगातार ये आरोप लगता है, जब जाति जनगणना से ही जोड़ लेते हैं, कि वो सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। कभी पिछड़ों को अति पिछड़ों में बांट देते हैं, दलित को महादलितों में बांट देते हैं। तो ये आरोप लगता है नीतीश जी पर कि उन्होंने दलितों को बांटा, जातियों को बांटा, बैकवर्ड को बांट दिया और उस पर जो है राजनीति करते हैं, उनको उनका फायदा मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, या तो उन्हें राजनीति की जानकारी नहीं है या फिर उनके पास कोई विजन नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप किसी एक साल की योजना को लेकर चलते हैं तो आप खेती करते हैं, जब को आप 10 साल का कोई योजना लेकर चलते हैं तो आप पेड़ लगाते हैं, और जब आप एक सदी को लेकर सोचते हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम माननीय नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किया है। क्या अब बीजेपी के नेता ये बात कहते हैं कि नीतीश जी शुरुआती दौर में जिस तरीके से काफ़ी मजबूत थे, अब नहीं रहे, वो वाला जोश नहीं रहा। बीजेपी के कुछ नेता कमेंट्स करते हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? वो सरकार में आए थे, उस समय बिहार में कुछ भी नहीं था जी। लोग बिहार के नाम से, इनफैक्ट बिहारी लोग खुद भी डरते थे कि हम कहीं अगर अदर स्टेट में हैं तो लोग जान ना जाएं कि हम बिहारी हैं, मतलब हाइड करते थे। तो वो दौर में जब वो आए थे तो उन्होंने जो काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, उन्होंने इतने काम किए थे कि नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। और ये तो सच है कि 15 साल में उन्होंने बिहार को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो ऐसे में जो लोग इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, उनको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इस 15 साल में आज बिहार का आज कई मायनों में वो जो नेशनल जो हमारा ग्राफ है उससे आगे जा रहा है। चाहे आप जीडीपी में ले लें, आप राष्ट्रीय जीडीपी हमारा करीब 6% समथिंग है और हमारा यहाँ डबल डिजिट 12% जीडीपी चल रहा है। तो या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी राष्ट्रीय औसत से बिहार आगे है। बच्चियों को फोकस करके जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, खासकर पोशाक योजना और एक पोषाहार योजना और साइकिल योजना, इन तीनों योजनाओं से खासकर जो कमजोर तबके की बच्चियां थी उनके लिए एक तरह से वो संजीवनी साबित हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये अमेरिका के बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को एम्पावर करना है तो वहाँ की बच्चियों को साइकिल दे दिया जाए। और ये साइकिल सही मायने में बिहार को बदल के रख दिया, क्योंकि साइकिल ना केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। और बच्चियाँ वो खुद से आज वो डिसीजन ले सकती हैं, आज सरकारी नौकरियों में आ रही हैं, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो अगर ये योजनाएं बनाई गई तो ये आज वो बच्चियां जिनके लिए उन्होंने 2005 में जो स्कीम्स उन्होंने बनाए, आज वो बच्चियां आपके आर्थिक विकास में भी, मजबूत आर्थिक विकास में भी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। अगली सवाल पर पढ़ते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं 48 से 72 घंटे का टाइम देता हूं, नीतीश जी हमारी बात मान ले नहीं तो हम पटना से दिल्ली तक जो है पद यात्रा करेंगे।
लेकिन नीतीश जी 24 घंटे के अंदर ही उनको मिलने के लिए बुला लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने जो है वो पदयात्रा कैंसिल कर दिया है। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के बारे में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो मांगे हमारी पहले से ही थी उस मामले को वो कैच करते हैं और फिर वो लाइमलाइट होते हैं, 72 घंटे के अंदर पैदल यात्रा करने का वो अनाउंसमेंट करते हैं, फिर पोस्टपोन करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जोश में उन्होंने डिसीजन ले लिया और फिर जब उन्हें लगा कि 1000 किलोमीटर में कैसे चल पाऊंगा तो उन्होंने कैंसिल किया। आपको क्या लगता है, कहा तेजस्वी यादव यूथ हैं, एनर्जी से भरपूर हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो पटना से दिल्ली तक पदयात्रा कर पाएंगे? आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे पटना से दिल्ली तक पदयात्रा, और इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग क्यों कहते हैं? अगर उनके पास कन्विक्शन था तो उन्होंने क्यों पोस्टपोन किया? मेरा नीतीश जी ने बात मान ली ना, नीतीश जी ने बात मान ली, अगर बात नहीं मानी ये मुद्दे तो हम लोग पहले से उठा रहे हैं, ये बात मानने वाली बात कहाँ से आ गई? लेकिन उनका कहना है कि ये बात तो कही जा रही है कि हम जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा है और हम टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं। कब तक करवा देंगे? पहले से केंद्र सरकार से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और कई बार उन्होंने कई सार्वजनिक भाषण में भी उन्होंने कहा कि 2011 में जो जातीय जनगणना हुआ उसकी रिपोर्ट हमें दिया जाए। कई बार उन्होंने मांग की, तो ये कोई नई बात तो थी नहीं। तो ये तो मुझे आश्चर्य होता है कि तेजस्वी जी को लगता है कि जानकारी नहीं है या फिर उनके जी के बहुत ही आपका ये कहना है कि जातीय जनगणना को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट मतलब वो मीडिया माइलेज लेना चाहते हैं, ये मीडिया माइलेज भी लेना चाहते हैं। और अफसोस है कि उनका जीके इतना पुअर है क्योंकि इन्होंने कितने वर्षों से ये मांग उठा रहे हैं। चलिए, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगला सवाल पॉलिटिकल ही होगा कि ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना के आधार पर ये बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी के करीब जा रहे हैं नीतीश जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो क्या बीजेपी 2025 में आपको लगता है कि नीतीश जी को चेहरा बनाएगी सीएम का? क्योंकि लगातार मांगे उठ रही है कि अब बीजेपी का कोई चेहरा होना चाहिए, बीजेपी के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। आवाजें उठने से क्या होता है? अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री है तो बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, बिहार की जनता ने उन्हें नेता माना है। बिहार की जनता कल किसको नेता मानेगी ये तो बिहार की जनता तय करेगी। तो हमारे साथ जेडीयू की प्रदेश सचिव सागरिका चौधरी थी। उन्होंने जातीय जनगणना मसले पर बात रखी और ये कहा कि तेजस्वी यादव में कन्विक्शन नहीं था, इसलिए पहले वादा किया और फिर मुकर गए। और लगातार जेडीयू की तरफ से आरोप लगता है कि तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली तक की पदयात्रा कर ही नहीं सकते, पहले ही ऐलान कर रखा था। और जातीय जनगणना पे कहा कि हम इस मसले को शुरू से उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कहीं न कहीं इससे मीडिया माइलेज लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं। तो आपको ये हमारी पूरी बातचीत जातीय जनगणना को लेकर और फिर उससे जुड़ी बिहार की राजनीति को लेकर ये चर्चा कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत